हेलो दोस्तों। तो हमने लास्ट क्लास तक रेस्पिरेशन तक पढ़ लिया था यार, ठीक है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो ये तो तुम्हें पता ही है कि हमने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस पढ़ा, ठीक है, जिससे प्लांट्स खाना बनाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस पढ़ा सबसे पहले। फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा कि प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं। प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। और किस फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, ठीक। ग्लूकोज की फॉर्म में बनाया, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लिया, है ना। प्लांट्स अपना खाना बनाते ग्लूकोज की फॉर्म में, यूज़ भी ग्लूकोज की फॉर्म में करते हैं, लेकिन जब स्टोर करने की बात आती है तो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। अच्छा ठीक है। अब स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करने के बाद उन्होंने क्या करना चालू करा, दिमाग लगाना, जैसे ह्यूमंस ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। स्टार्च की फॉर्म में उन्होंने हमें दे दिया, ह्यूमंस को, ह्यूमन एनिमल कुछ भी लगा लो। हमने पूरा डाइजेशन प्रोसेस लगाया और डाइजेशन प्रोसेस लगा के वापस इसको किस में तोड़ दिया, ग्लूकोज में तोड़ दिया। फिर विलाई ने एब्जॉर्ब करा और विलाई ने एब्जॉर्ब करा के क्या कर दिया, हर एक सेल के पास पहुंचा दिया। अब हर एक सेल के पास ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज में से एनर्जी निकालने का काम किसका है, इस सेल का है। एनर्जी निकालने के प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि ये रेस्पिरेशन प्रोसेस चलाने के लिए क्या चाहिए, कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। कहाँ से आएगी, है ना। रेस्पिरेशन प्रोसेस चलाने के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ना यार हम, ठीक है। लेकिन जब रेस्पिरेशन चलता है, डेट इज एटीपी वगैरह जब बनती है, तो उसके साथ एक और गैस बनती है, डेट इज CO2। ये बॉडी से बाहर कैसे निकलेगी, है कि नहीं। तो O2 अंदर कैसे आई, CO2 बाहर कैसे निकलेगी, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डेट इज ब्रीथिंग प्रोसेस। जब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करते हैं, क्लियर है बात। तो टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए तुम्हें दो चीज़ें समझनी पड़ेगी पहले, ठीक है। पहले दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। एक है एक है एक्वेटिक एनिमल्स और एक है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तुम्हें पता ही है दो तरीके के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एरियल वालों को भी टेरेस्ट्रियल में डाल दो भी के लिए। तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स है, एक है एक्वेटिक एनिमल्स, एक है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक। एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक। और वो जब गैस एक्सचेंज करते हैं तो उनकी मदद कौन करता है, उनकी मदद करते हैं गिल्स। कौन मदद करते हैं, गिल्स। लेकिन जो जमीन पर रहते हैं उनकी मदद कौन करता है, उनकी मदद करते हैं ह्यूमंस, क्या बोल रहा है मैं, लंग्स, ठीक है। चाहे उसके अंदर ह्यूमंस आ जाए, चाहे एनिमल्स आ जाए, चाहे कोई भी जो ज़मीन पे रहता है उनके पास क्या है, लंग्स है। पक्का क्लियर। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसका रेट ऑफ ब्रीथिंग फास्ट होता है। रेट ऑफ ब्रीथिंग का मतलब है सांस कौन जल्दी जल्दी लेता है। तो उसका आंसर है एक्वेटिक एनिमल्स या फिर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। क्यों भाई, क्योंकि इसलिए क्योंकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है ना यार, खुद सोचो वो ऑक्सीजन कहाँ से खींचेंगे, पानी में घुली हुई। और जो टेरेस्ट्रियल वाले वो कहाँ से खींचेंगे, हवा में घुली हुई, एयर में घुली हुई। समझ में आ गया। तो पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी या वाटर में ऑक्सीजन ज़्यादा, वाटर में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी या एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। ऑब्वियस ही बात है, एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। इसीलिए जब कोई टेरेस्ट्रियल एनिमल अगर सांस लेता है, एक बार एक्सचेंज करता है, तो एक बार में बहुत सारी ऑक्सीजन अंदर खींच सकता है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए एक्वेटिक एनिमल को तो ऐसा नहीं कर सकता, है कि नहीं, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन कम अवेलेबल है। तो एक बार वो अगर सांस लेगा भी तो उसको कम ऑक्सीजन मिलेगी। इसीलिए अगर बराबरी करनी है तो उसको जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम एक बार में जितनी सांस खींच लेते हैं शायद उसको 3 से 4 बार लग रहे होंगे। तो इसलिए रेट ऑफ ब्रीथिंग इसका क्या होता है, फास्ट होता है, ताकि हमारी बराबर उतनी ऑक्सीजन खींच सके। पक्का क्लियर है। अच्छा, लेकिन हमें पढ़ना है टेरेस्ट्रियल के अंदर भी किसके बारे में, सिर्फ ह्यूमंस के बारे में। तो हम पढ़ेंगे ह्यूमंस की बॉडी में गैस एक्सचेंज कैसे चलता है, ठीक है। तो ह्यूमंस के पास भी क्या है, लंग्स है। तो चलो लंग्स की बात करते हैं। हमारी बॉडी में लंग्स कहाँ लोकेटेड होते हैं। तो देखो यार, लंग्स ना बहुत ज़्यादा डेलिकेट पार्ट है, ये तो सबको ही पता है, ठीक। अब जो लंग्स बहुत ज़्यादा डेलिकेट पार्ट है, तो इसको स्टोर करना भी, मतलब इसको संभाल के रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी जो बॉडी है ना, उसके इस एरिया में रखा हुआ है ये। अच्छा, हमारी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हो गया थोरेसिक एरिया, जहाँ पे चेस्ट एरिया, जहाँ पे लंग्स रखे हुए हैं, जहाँ पे हार्ट रखा हुआ है। फिर आता है एब्डोमेन एरिया, जहाँ पे स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, किडनी हो गई, और उससे लोअर बॉडी को कहते हैं पेल्विक रीजन, ठीक है। तो जो लंग्स है वो कहाँ रखे हुए, थोरेसिक एरिया में रखे हुए हैं। थोरेसिक एरिया क्या होता है, वो ऐसा एरिया जहाँ पे हार्ट और लंग्स रखे हुए हैं, और ये डेलिकेट है दोनों की दोनों, और इंपॉर्टेंट है। इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पास दिया गया है एक रिब केज, हड्डियों का ढांचा, ठीक है। रिब केज क्या करता है, जितने भी अंदर ऑर्गन रखे उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। आगे वो एक बोन से जुड़ा होता है जिसका नाम है स्टर्नम, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे स्टर्नम, पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ होता है। इससे एक बीच में बॉक्स बन जाता है, वहाँ पे दोनों रखे हुए हैं। क्लियर है। अब सुनना जरा ध्यान से, ह्यूमन के अंदर गैस एक्सचेंज कैसे होता है। तो देखो एक चीज़ और समझ लो यार, ह्यूमंस के अंदर जो गैस एक्सचेंज में तुम्हें समझा रहा हूँ ना, वो 2 तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। वो कितने तरीके से पढ़ेंगे, 2 तरीकों से पढ़ेंगे। 2 तरीके नहीं, मतलब 2 अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो एक बार मैं बताऊंगा कि गैस एक्सचेंज कैसे होती है बॉडी के अंदर,
ठीक है। और दूसरा फिर हम ये पढ़ेंगे कि जब बॉडी के अंदर एक बार गैस चली गई तो बॉडी के हर एक सेल के पास कैसे ऑक्सीजन पहुंचे, क्योंकि हर एक सेल रेस्पिरेशन बनाने के लिए और ग्लूकोज को लेके बैठा हुआ है। जब ऑक्सीजन आएगा तब रेस्पिरेशन प्रोसेस चलेगा, तो वहाँ तक पहुँचनी भी चाहिए ऑक्सीजन, वहाँ से वापस आते समय CO2 भी आनी चाहिए। तो इन सबके साथ कौन करेगा, ये काम करेगा, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से। तो सबसे पहले हम प्रोसेस की बात करते हैं। तो सुनो, सबसे पहले जो गैस है ना यार, वो अंदर एंटर करती है नोज़ के थ्रू। किसके थ्रू? नोज़ के थ्रू। दिमाग लगाओ। सबसे पहले जो गैस है वो एंटर करती है नोज़ के थ्रू। नोज़ के पास 2 नॉस्ट्रिल्स हैं, 2 होल्स हैं, डेट इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स, जिनमें गैस एंटर करती है। दोबारा सुनो, सबसे पहले गैस एंटर करती है नोज़ के पास। नोज़ के पास 2 नॉस्ट्रिल है और नॉस्ट्रिल से जब गैस अंदर एंटर करती है तो आ जाती है हमारे एरिया के पास, ट्रैकिया, ठीक है। अब उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन नोज़ हेयर के पास 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक है नोज़ हेयर, मैं नोज़ हेयर ही बोल दिया था, सॉरी। नोस्ट्रिल के पास 2 चीज़ें, नोज़ हेयर एंड म्यूकस। ये क्यों है भाई? क्योंकि ये गंदगी को ट्रैप करते हैं। खुद सोचो, जब आप सांस ले रहे हो, जो गैस अंदर जा रही है, उसमें कितनी सारी डस्ट पार्टिकल, कितनी सारी गंदगी है। उसमें डस्ट पार्टिकल को रोकना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो लंग्स में चले गए तो लंग्स बहुत ज़्यादा डेलिकेट पार्ट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसीलिए वो अंदर नहीं जाने चाहिए। पक्का क्लियर है? इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन की जाती है। तो नोज़ हेयर और म्यूकस हमारे पास जो फिल्टर करते हैं और फिल्टर करके गैस अंदर भेज देते हैं, जिसका नाम है, एक पार्ट जिसका नाम है ट्रैकिया। क्या नाम है? ट्रैकिया, दैट इज विंड पाइप। अब एक चीज़ और सुनो, हमारा जो ये लंग्स है ना यार, ठीक है, सॉरी, ये जो ट्रैकिया है, यहाँ पे 2 चीज़ें रखी हुई हैं। एक तो देखो यहाँ पे फूड पाइप जारी होगी, यहाँ से जो स्टमक की तरफ जारी होगा, और ये विंड पाइप, दैट इज ट्रैकिया। वहीं पर एक चीज़ रखी होती है, इट्स कॉल्ड साउंड बॉक्स। अब तुम्हें पता है, जब हम कुछ बोलते हैं तो यहाँ से आवाज़, यहाँ से वाइब्रेशन यहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, है कि नहीं? तो ये क्या है, हमारा साउंड बॉक्स है, ठीक है। साउंड बॉक्स बायोलॉजिकल टर्म से कहते हैं लैरिंग्स। तो हमारा जो फूड पाइप है जिसमें से खाना जाता है और जो साउंड बॉक्स है, उनके बीच में एक फ्लैप की तरह एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। क्या नाम है जिसका? एपिग्लॉटिस। ये लैरिंग्स और फूड पाइप को ढक के रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर खा रहे हो तो साउंड बॉक्स को ढक देगा, फूड पाइप को ओपन कर देगा, और जब आप बोल रहे हो तो फूड पाइप को ढक के आपके साउंड बॉक्स को ओपन कर देगा। पक्का क्लियर है? इसीलिए बोला जाता है खाना खाते समय बोलो मत, क्योंकि अगर एपिग्लॉटिस कंफ्यूज हो गया, गलती से खाना उधर चला गया, तो ब्लॉकिंग, चोकिंग की वजह से डेथ भी हो सकती है। पक्का क्लियर है? तो सुनो, तो सबसे पहले नोज से एयर गई, नोज के पास है नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के बाद 2 चीज़ें, नोज हेयर एंड म्यूकस, वो गंदगी को ट्रैप करते हैं और एयर को पास कर देते हैं ट्रैकिया के पास, ठीक। ट्रैकिया के पास जब गैस जाती है तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब समझना जरा ध्यान, अब वो धीरे धीरे लंग्स के पास जाएगी गैस, ठीक है। तो सुनो, ये रहा ट्रैकिया। अब ये जो ट्रैकिया है ना यार, ये आगे जाके डिवाइड होता है फर्दर दोनों लंग्स के लिए, क्योंकि गैस तो यहाँ से गई है, उसके बाद लंग्स के लिए डिवाइड होगा, 2 लंग्स है हमारे पास, ठीक है। ये जो गैस है दोनों लंग्स के लिए क्या होती है, डिवाइड होती है। समझ में आ गया? लेकिन अभी ट्रैकिया के बारे में समझो। देखो यार, अगर आप कभी सांस नहीं ले रहे, तो अभी तो आपकी जो ट्रैकिया है वो अभी गैस के प्रेशर की वजह से मान लो ओपन है, लेकिन आप कभी सांस नहीं ले रहा, फिर आपने सांस रोक ली कुछ देर के लिए और वो प्रेशर की वजह से बंद हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप उसमें दोबारा सांस लेना चाहते हो, अगर वो टाइम पर ओपन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो चॉकिंग या फिर ब्लॉकिंग की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि ट्रैकिया को हम क्या करेंगे, हमेशा ओपन रखेंगे। और ट्रैकिया को हमेशा ओपन रखने के लिए इसके अंदर एक मटेरियल डाल दिया गया जिसका नाम है कार्टिलेज। तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या लगा दी, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगा दी, छोटी छोटी रिंग्स लगा दी कार्टिलेज के। अगर यहाँ पे टच करोगे तभी हमें पता लगेगा, लेकिन वो बाद में देखेंगे। इधर देखो अभी, ठीक है। तो ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, किससे बना? कार्टिलेज क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, 9th क्लास में पढ़ा था, जैसे हमारा ईयर, ये कार्टिलेज से बना हुआ है। तो वही मटेरियल यहाँ पर है, तो इट इज कॉल्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अभी सारे नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले नोज से, नोस्ट्रिल से गैस गई, यहाँ पे ट्रैकिया के पास है, ट्रैकिया के पास है क्या, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, और वहाँ से वो डिवाइड हो गए दोनों लंग्स के लिए, ठीक है। माइक में दिक्कत होगी, आवाज़ में कहीं दिक्कत होती है तो आगे पीछे करके देख लिया करो, वो ठीक हो जाते हैं। कुछ देर के लिए बीच में माइक में दिक्कत हो रही है, मैंने पिछली वीडियो में ही बोला था, ठीक है। अच्छा, दोनों के पास गैस डिवाइड हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक लंग यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। अब दोनों बराबर है, ये मत देखना, ठीक है, लेकिन अभी मेन समझो, ठीक है। तो सुनो, तो सबसे पहले नोज से एयर एंटर करती है, ट्रैकिया के पास आती है, ट्रैकिया के पास से डिवाइड होती है 2 पार्ट्स के अंदर। जो ट्रैकिया डिवाइड करके दोनों पार्ट्स के लिए भेजता है उसको कहते हैं ब्रोंकाई। इन दोनों ट्यूब्स का नाम क्या है? ब्रोंकाई। पक्का क्लियर है? ये जो ब्रोंकाई है, जब ये लंग्स में एंटर कर जाती है तो ये फर्दर लंग्स में एंटर करने के बाद फर्दर और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है। समझ में आ गया? मतलब ये ट्रैकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकाई के अंदर, अब ये ब्रोंकाई फर्दर और ज़्यादा डिवाइड हो गए छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्ट्स में ये डिवाइड होते रहेगा। अच्छा, उधर भी ऐसे ही हो रहा होगा, ठीक है, मैं एक साइड ही दिखा रहा हूँ, लेकिन उधर भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये ऐसे डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी होगा। बहुत सारी डिवीज़न होती है, अब हम इतनी सारी डिवीज़न दिखा नहीं सकते, इससे हम ऐसे रफ बना रहे हैं, ठीक है। और हर किसी के एंड में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर तुम देखोगे
तो यहाँ पर भी एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे भी एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा हर जगह पे होगा, यहाँ पर भी होगा हर जगह पर, यहाँ भी बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर का नाम है एल्वियोली। क्या नाम है? एल्वियोली। चलो लेबल करते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है किसका? ट्रैकिया का। ये क्या है? ट्रैकिया, जिसने गैस एक्सचेंज में हेल्प करी है, ठीक। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो इसको कोलैप्स होने से बचाता है, बंद ना हो जाए, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक। ये दो पार्ट्स हैं जिनका नाम है ब्रोंकाई, ठीक है। ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं इनका नाम है ब्रोंकियोल्स। और ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर इनका नाम है एल्वियोली। क्या नाम है इनका? एल्वियोली। बताओ सुनना है कि नहीं आया? ठीक है, तो सुनना जरा ध्यान से। तो सबसे पहले गैस एंटर करते हैं नोज से, नोस्ट्रिल से होते हुए ट्रैकिया के पास आते हैं, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से बैलून लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एल्वियोली। अब गैस वहां तक पहुंच चुकी है, पक्का क्लियर है? इस डायग्राम में एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर समझ लो, ठीक है, दैट इज डायफ्रैग्म। डायफ्रैग्म क्या होता है? इसका प्रेशर मेंटेन करने के लिए नीचे होता है। ये कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, अभी मैं समझाऊंगा। क्या काम करेगा तो पता ही है, प्रेशर मेंटेन करता है, कैसे करेगा अभी बाद में पढ़ेंगे। लेकिन वापस आते हैं, तो अब गैस एक्सचेंज यहाँ पर होती है। एक चीज़ अगर तुमने ध्यान दी होगी पूरे टाइम, तो मैंने गैस या एयर का टर्म यूज़ करा है। मैंने एक बार भी नहीं बोला ऑक्सीजन आएगी जब हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, क्योंकि हम जब इनहेल करते हैं तो सारी गैस इनहेल करते हैं, क्लियर। ऑक्सीजन तो उसका एक छोटा सा पार्ट है, पक्का क्लियर है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आने के बाद इसको पार करना सिर्फ ऑक्सीजन के बस की है। अभी आ रहा हूँ मैं उस पर, ठीक है। तो सुनो, तो सबसे पहले गैस अंदर एंटर करती है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई के अंदर भर जाती है, पक्का क्लियर। जब एल्वियोलाई के पास गैस भर जाती है तो अब क्या होगा? गैस एक्सचेंज प्रोसेस चालू होगा। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि फिजिकल चेंज क्या आता है हमारी बॉडी के साथ जब हम गैस एक्सचेंज करते हैं, ठीक। फिर हम पढ़ेंगे कि जो गैस अंदर चली गई है वो क्या क्या करती है, डेट इज केमिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से। अच्छा, इसका नाम लिख देते हैं पहले। तो इसका नाम है डायफ्रैग्म। डाइजेशन प्रोसेस में बताया था मैंने कि आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुनो अब क्या होता है, तो सुनो। तो सबसे पहले गैस अंदर एंटर करती है, ट्रैकिया के पास आती है, ट्रैकिया से एल्वियोलाई, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से बैलून लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्वियोलाई। अब सुनना, जब आप सांस लेते हो तो गैस अंदर एंटर करती है, और जब गैस कहाँ से एंटर करेगी? गैस का सिंपल सा एक रास्ता है। जब गैस अंदर एंटर करती है तो गैस कहाँ से एंटर करती है? यहाँ से एंटर करती है, ये रही। यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, क्योंकि गैस की जरूरत तो दोनों तरफ है, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, हर जगह पे क्या होगी? गैस अंदर एंटर करेगी, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस क्या होती है? भर जाती है। सॉरी, यहाँ पे सारी गैसेज आ जाती है, यहाँ पे पूरी एयर आ जाती है, सॉरी, समझ में आ गया? यहाँ पे क्या आ जाती है? पूरी की तरह से एयर भर जाती है, पक्का क्लियर है। तो जब आपने गैस एक्सचेंज करना चालू करा, ऐसे उधर भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंकियोल, और एल्वियोलाई के अंदर गैस भर जाती है। एल्वियोलाई जैसे स्वेल अप करता है, दिमाग लगाना क्या बोल रहा हूँ, एल्वियोलाई जैसे स्वेल अप करता है वो आगे बढ़ना प्रोसेस चालू होता है, ठीक। अच्छा, अब जब आप सांस ले रहे हो तो फिजिकल प्रोसेस में क्या अंतर आएगा? तो एल्वियोलाई स्वेल करेगा, एल्वियोलाई स्वेल करेगा तो चेस्ट बाहर आएगी, और चेस्ट बाहर आएगी तो सुनो आप सांस ले रहे हो। तो सुनो, जब आप सांस ले रहे होते हो तो गैस अंदर एंटर करती है, ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई के पास एल्वियोलाई स्वेल करता है, जिसके से हमारी चेस्ट बाहर आती है। जब हम इनहेल करते हैं तो चेस्ट बाहर आती है, लेकिन जो डायफ्रैग्म होता है ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और अंदर चले जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा सुनो, जब हम सांस ले रहे होते हैं, दिमाग लगाना, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? नोज में गैस एंटर करेगी, फिल्टर होगी, ट्रैकिया के पास आएगी, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल से किसके पास पहुंच जाएगी? ब्रोंकियोल से पहुंच जाएगी एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई एक बैलून की तरह स्ट्रक्चर है, पक्का क्लियर। बैलून स्ट्रक्चर के अंदर जैसी गैस भरती है तो स्वेल करेगा, और इतने सारे बैलून है, पूरे हर कोने पे बैलून स्ट्रक्चर है, एल्वियोलाई है, तो एल्वियोलाई स्वेल करेगी, जैसे हमारी चेस्ट जो है वो बाहर आएगी, पक्का क्लियर। अब जैसी चेस्ट बाहर आएगी तो पीछे तो जगह खाली हो गई, ब्लैंक स्पेस हो गया, ठीक है। तो प्रेशर की वजह से फट सकता है, दिक्कत कर सकता है, इसलिए उस प्रेशर को बराबर रखने के लिए डायफ्रैग्म जो होता है वो अंदर चले जाता है और फ्लैट हो जाती है चेस्ट, जिससे क्या होता है? प्रेशर मेंटेन रहता है और गैस एक्सचेंज होने चालू हो जाती है। समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? अच्छा, अब जब गैस वापस आएगी और गंदगी जब बाहर निकलनी होगी, जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है? तो जब हम इनहेल कर रहे हैं तो एल्वियोलाई में गैस भर रही है तो वो स्वेल कर रहा है, जिसके से चेस्ट बाहर आ रही है, डायफ्रैग्म अंदर जा रहा है प्रेशर मेंटेन करने के लिए। जैसे ही आप सांस छोड़ोगे, ठीक है, जैसे ही आप रिलीज करोगे तो जो एल्वियोलाई में जो गैस है वो कम होने लगेगी, तो एल्वियोलाई श्रिंक करेंगे, जो अभी स्वेल्ड थे श्रिंक करेंगे, तो चेस्ट भी अंदर आएगी, और अब प्रेशर मेंटेन करने के चेस्ट खुद आ रही है तो बाहर आ जाएगी डायफ्रैग्म, ताकि वो दोबारा प्रेशर मेंटेन कर सके। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? दोबारा बोल देता हूँ मैं, दोबारा बोल देता हूँ। गैस अंदर एंटर करती है, ठीक है,
गैस जब अंदर एंटर करती है तो ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से होते हुए छोटे छोटे ब्रोंकियल, ब्रोंकियल से होते हुए एल्वियोली। एल्वियोली में जैसी गैस भरती है तो एल्वियोली स्वेल करती है जिससे चेस्ट बाहर आती है और डायफ्रैगम जो है वो अंदर चले जाता है प्रेशर मेंटेन करने के लिए। ठीक, जब आप सांस छोड़ते हो तो एल्वियोलाई गैस वापस देती है कि जो उधर से लिया था वापस ले, तो ये श्रिंक करेगा तो गैस ऊपर जाएगी, और ये श्रिंक करेगा तो चेस्ट भी अंदर जाएगी, और अब अंदर का प्रेशर मेंटेन करके चेस्ट तो है ही, तो ये डायफ्रैगम बाहर आ जाता है ताकि बराबरी रख सके दोबारा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? अब तुम बोलोगे जब चेस्ट बाहर आ रही है तो अंदर फील करने की जरूरत क्यों है? तो भाई वो है प्रेशर की दिक्कत। वहाँ पे प्रेशर ना होने की वजह से चेस्ट जो हमारे जो लंग्स है वो बर्स्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसलिए प्रेशर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ना। तुम्हें बताया भी पता ही होगा कि जब हम खड़े होते हैं एक प्रेशर वाले हाई और लो प्रेशर वाले एरिया में, तो ऐसे ही होता है जैसे कि हम मेट्रो के सामने येलो लाइन के पीछे खड़े होते हैं, है ना। तो येलो लाइन क्या वो फैशन के लिए बना रखी है तुम्हें बचाने के लिए? नहीं, वो ऐसा ही है। जब ट्रेन आएगी तो उसके आगे क्या होगा? वैक्यूम, लो प्रेशर, और आपके पीछे हवा है तो हाई प्रेशर, तो वो जो धक्का लग सकता है जिसकी वजह से आप ट्रेन के आगे गिर सकते हो। इसीलिए प्रेशर देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाई और लो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एक प्रोसेस होना चाहिए। पक्का क्लियर है? अच्छा सुनो अब जरा ध्यान से आगे। ठीक, किसी को कोई भी दिक्कत है तो डाल देना भाई कमेंट में। ठीक है, तो ये था गैस एक्सचेंज का प्रोसेस। ठीक है, मैं एक बार और लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे को दो चीज़ें बतानी थी कि एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे होता है, और दूसरा जो गैस अंदर गई है वो बॉडी के हर सेल तक कैसे पहुँचती है। तो पहले गैस एक्सचेंज पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले गैस एंटर करती है नोज से, नोज के पास से दो नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के पास से म्यूकस एंड नोज हेयर। ठीक है, दोनों गंदगी को ट्रैप करते हैं, वो आते हैं ट्रैकिया के पास, ट्रैकिया के पास से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ताकि जो वो है वो बंद ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, अच्छा हमेशा ऊपर रखने के लिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ट्रैकिया से होते हुए वो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से और छोटे पार्ट्स ब्रोंकियोल्स, और हर किसी के एंड में बैलून लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे एयर भर दी जाती है। क्लियर? फिर वहाँ पे गंदगी आती है, वो गंदगी को लेके वापस बाहर आ जाता है और सब कुछ वापस हो जाता है। तो एल्वियोलाई श्रिंक कर जाती है, चेस्ट भी अंदर जाएगी और एल्वियोलाई डायफ्रैगम बाहर आ जाएगा ताकि प्रेशर मेंटेन कर सके। क्लियर है बात? अब सुनना जरा ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जब गैस एक्सचेंज हो रहा है तो यहाँ तक एयर आ चुकी है। क्लियर है? लेकिन यहाँ से एयर पूरी बॉडी में कैसे जाएगी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो सुनो जरा ध्यान से। तो सबसे पहले ध्यान से अगर तुम समझोगे तो यहाँ पे एयर है भाई, यहाँ पे क्या है? अच्छा यहीं से गैस वापस जाती है। ठीक है, कहीं तुम सोचो कि कुछ नए रास्ते से जाती है, यहीं से गैस वापस जाएगी। ठीक, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेज अगर तुम देखोगे तो अभी एल्वियोलाई के पास पूरी एयर आई है। क्यों? क्योंकि यार हमारी नोज थोड़ी सेग्रीगेट करती है कि वाली गैस आएगी, वाली गैस अंदर नहीं आएगी, वाली गैस अंदर आएगी, वाली गैस अंदर नहीं आएगी। डिवाइड कौन करता है? एल्वियोलाई। तो वहाँ तक सारी गैसेज जा सकती हैं, लेकिन एल्वियोलाई अपने से बाहर सिर्फ ऑक्सीजन को जाने देगा। क्लियर है बात? एल्वियोलाई जो है वो ठीक बाहर किसको जाने देगा? अभी है लंग्स के अंदर ही, लेकिन एल्वियोलाई के बाहर, एल्वियोलाई के बाहर लंग्स के अंदर, तो वो कौन सी गैस जाएगी? सिर्फ ऑक्सीजन जा सकती है। क्लियर? तो बाहर एक बंदा बैठा हुआ है कि भाई मैं तेरे को ले चलूँगा, बता कहाँ चलना है। तो जैसी एयर यहाँ से बाहर निकलती है तो वैसे एक बंदा बैठा होता है जिसका नाम मैंने बोल ही दिया अभी। वैसे हीमोग्लोबिन क्या होती है? वो हीमोग्लोबिन। अब उससे आगे बढ़ेंगे फिर हीमोग्लोबिन से। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन जो है, दिमाग लगाना, मैं कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, हीमोग्लोबिन के बारे में अगर तुम समझोगे ना यार, तो हीमोग्लोबिन का पूरा नाम, चलो अगले पेज पे लिखते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो एक तरीके का पिगमेंट है। क्या है? ये एक पिगमेंट है जिसकी वजह से आपके ब्लड जो है वो रेड कलर का है। ठीक है, हीमोग्लोबिन नाम से समझ आ रहा है, हीम का मतलब आयरन, ग्लोबिन का मतलब एक तरह का प्रोटीन, तो ऐसा प्रोटीन जिसके पास आयरन है। क्लियर? ये प्रोटीन करता क्या है? दिमाग लगाना, छोटा सा बीच में वो आया था। ठीक है, तो प्रोटीन करता क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोटीन क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और यही रेड कलर देता है आरबीसी को। तो आपका जो आरबीसी है उस पर एक मॉलिक्यूल लगा हुआ है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्लियर? जिसकी वजह से रेड कलर का ये आरबीसी। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में लिखते हैं एचबी, पहली बात। और हीमोग्लोबिन एक बारी में 4 ऑक्सीजन पकड़ सकता है। कितने ऑक्सीजन पकड़ सकता है? 4। तो जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पे पूरी गैस आती है तो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कौन करता है? ऑक्सीजन गैस निकलने की कोशिश करती है। कौन सी गैस निकलने की कोशिश करती है? ऑक्सीजन। और सिर्फ ऑक्सीजन की ही औकात है कि वो एल्वियोलाई को डिफ्यूज़ करके बाहर आ सकती है और CO2 अंदर जा सकती है। तो यही 2 गैसेस कर सकती है ऐसा काम, और वो भी O2 मतलब लंग्स की तरफ आएगा और लंग्स से एल्वियोलाई की तरफ CO2 जाएगा। और CO2 कैसे? वो बात की बात है। अभी O2 बाहर आ गया। अब O2 बोलता है कि भाई मुझे बॉडी के हर एक सेल के पास पहुंचना है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल ये पूरा जो बोर्ड है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हज़ारों लाखों करोड़ों सेल से बनी हुई पूरी बॉडी है। ठीक है, ये पूरी बॉडी है, लेकिन मैं कोई एक सेल दिखा रहा हूँ आपको कि जहाँ पर ये चीज़ पहुँचनी चाहिए। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल एक सेल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, वो ये रहा सेल, चलो यहीं पे बना देते हैं, ये रहा वो सेल। ठीक है, दिमाग लगाना ज़रा ध्यान से। ठीक है,
आप समझना, ठीक है, ये वो सेल है। तो ये ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक सेल के पास पहुंचना है, मतलब हम यहाँ पे समझ रहे हैं तो यहाँ पे पहुंचना है। अब यहाँ तक ऑक्सीजन को पहुँचाने के लिए तो ऑक्सीजन जैसे बाहर आते तो कहते हैं मुझे लेके चलो, तो बोलते हैं भाई देखो कौन लेके जाएगा, तब आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहता है भाई मैं लेके जाऊँगा, मैं तेरे को अपने साथ बिठा लूँगा। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, पकड़ लेता है ऑक्सीजन को। क्लियर है बात? हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। मैं अंदर ही समझा रहा हूँ सब कुछ, ठीक है, आप सुनना जरा ध्यान से। हीमोग्लोबिन पकड़ लेता है इसको। अब हीमोग्लोबिन बोलता है कि भाई मैं तो देखो सिर्फ पकड़ के बैठ सकता हूँ, मैं जाऊँगा किसके थ्रू, तो इसको एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल चाहिए। तो व्हीकल कौन है, आरबीसी। तो हीमोग्लोबिन किस पर होता है, आरबीसी पर। और आरबीसी बोलता है भाई मैं तो व्हीकल हूँ, मुझे चलाने वाला भी बंदा चाहिए ना कोई, तो वो होता है ब्लड। कौन होता है वो, ब्लड। तो इन टोटल कहने का मतलब ये है कि ब्लड के पास है आरबीसी, आरबीसी पे रखा हुआ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। एक बार में कितने अभी बताए थे, 4। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, ठीक, और ऑक्सीजन को पकड़ के उसको ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। क्लियर है बात? दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले गैस अंदर एंटर करती है, एल्वुलाई तक पहुंच जाती है, एल्वुलाई से सिर्फ डिफ्यूज होती है बाहर O2, दैट इज ऑक्सीजन गैस। पक्का क्लियर? ऑक्सीजन गैस ऐसे डिफ्यूज आउट होती है तो उसके बाहर रखा हुआ है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन उसको पकड़ता है, आरबीसी पर बैठता है और ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड की मदद से, और ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। तो बेसिकली एक जो एयर, वो जो ब्लड है ना हमारा, एयर वाइज वो फिल्टर यहाँ पर हो रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर से ऑक्सीजन निकलेगी और ब्लड में मिलेगी, और उस ब्लड में से गंदगी डेट CO2 निकाल ली जाएगी। कैसे, अभी आ रहे हैं उस पर, ठीक है। अब ये ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये ब्लड क्या करा जाता है, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। बॉडी के हर एक सेल के पास क्या होगा, ये पहुंचा दिया जाएगा, और हर एक सेल के पास क्या है, O2 है। पक्का क्लियर? O2 क्यों चाहिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस चलाने के लिए, जो पीछे पड़ा था, ठीक है, लास्ट क्लास में, ठीक। अब ऑक्सीजन पहुंच गया इसके हर एक सेल के पास, लेकिन जो पिछली बार ऑक्सीजन आया था उसका क्या करा होगा इसने, उसका चलाया होगा इसने रेस्पिरेशन। उसका क्या चलाया होगा इसने, रेस्पिरेशन। तो अगर उसका रेस्पिरेशन चलाया तो वहाँ से CO2 निकली होगी, तो इस CO2 को वापस लेके जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि जो गैस आई थी, ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन बाइंड हुआ हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन आरबीसी पे बैठा, वो ब्लड की मदद से यहाँ तक पहुँच गया। क्लियर? और जैसे ही यहाँ पर छोड़ता है, ठीक है, और जाते समय याद रखना हीमोग्लोबिन के बिना ऑक्सीजन जा नहीं सकता था, ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ता है तो वहाँ पे बैठा हुआ CO2, तो हीमोग्लोबिन बोलता है चलेगा क्या मेरे साथ, तो CO2 क्या बोलता है, क्योंकि पिछली बार जो O2 आया था उससे रेस्पिरेशन बनकर प्रोसेस चल कर तो CO2 बन चुका होगा। अब जाते समय हीमोग्लोबिन पूछता है कि भाई मैं O2 को लेकर आया हूँ तो मैं तेरे को ले चलता हूँ, तो जैसे ही वो पूछता है कि CO2 तो चलेगा क्या वापस, क्योंकि तेरे को बाहर निकलना है, तो CO2 क्या बोलता है, अब जैसे क्यों भाई, वो इसलिए क्योंकि दिमाग लगाओ, देखो जाते समय ना ऑक्सीजन को जाना था, क्लियर, वो ब्लड में खुल के जा सकता था, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, ब्लड में है वाटर। ब्लड में क्या है, 60, 70, 80% तो वाटर है। पानी के साथ जो ऑक्सीजन की जो दोस्ती है ना, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, एनसीईआरटी इसको लिखती है एफिनिटी, दैट इज एनर्जी, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जो दोस्ती है ना यार पानी के साथ, वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसीलिए जब जाने की बात आई थी ना, तो हीमोग्लोबिन को उसने यूज़ करा, क्योंकि ब्लड के साथ वो घुल के जा नहीं सकता, तो क्योंकि उसमें पानी है और उनकी दोस्ती अच्छी है नहीं। पक्का क्लियर? लेकिन जब वापस आया, CO2 की भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले उसके साथ बाइंड करता है वो, ठीक है। अच्छा, जब वो वापस आया तो वापस आते समय किसको जाना है, CO2 को, तो वो तो बोलता है कि भाई मैं तो ब्लड के साथ चले जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हीमोग्लोबिन की। तो इसलिए याद रखना, जाते समय लगभग 98% जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ ही जाता है, लेकिन वापस आते समय लगभग 6 to 7% ही होता है जो हीमोग्लोबिन वगैरह के साथ आएगा, वरना बाकी सारा वो ब्लड में अपने आप ही घुलकर आ जाएगा। तो वापस आते समय कौन आता है, CO2 आता है, ठीक है, और वापस आते समय CO2 क्या करेगा, इसको लेकर आएगा। तो यहाँ पर आ गया CO2 उसी ब्लड के साथ बाइंड होता है और उसी रास्ते से क्या होता है, फिर वो वापस आ जाता है। पक्का क्लियर? ये CO2, चलो इसको एक बार और बनाते हैं, ठीक है। ये CO2 यहाँ पर आया और यहाँ से डिफ्यूज होकर अंदर चले जाएगा CO2, और जिस रास्ते से गैस आई थी उस CO2 को, वो सारी गैस अभी भी है, उसने ऑक्सीजन को छोड़ा, गंदगी को पकड़ा, CO2 को पकड़ा, और जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? खत्म एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोला, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जाते समय ऑक्सीजन को जरूरत थी हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन ब्लड वगैरह उसको लेकर गए हर एक सेल के, बॉडी के हर एक सेल के पास, मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकर गए, लेकिन वापस आते समय किसको आना था, CO2 को, तो CO2 ब्लड में सीधा घुलकर आ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। जाते समय हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन को, आते समय CO2 को आना है तो सीधा ब्लड में घुल के आ सकता है। जब वो वापस आया तो सीधा उसमें गैस एक्सचेंज हुआ और उसी रास्ते से वो बाहर भी आ गया और गैस एक्सचेंज खत्म। तो इसलिए आप जब इनहेल करते हो, तो अब मैं पूरा कंक्लूजन बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों को प्रोसेस को मर्ज करके। तो जब आप इनहेल करते हो तो गैस अंदर एंटर करती है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वुलाई। एल्वुलाई स्वेल करती है जिससे हमारी चेस्ट बाहर आती है और डायफ्रागम अंदर जाता है,
क्लियर। और उस एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस के अंदर जो एल्यूलाई है वो डिफ्यूज आउट कर देती है ऑक्सीजन को, लंग्स के अंदर ही डिफ्यूज कर देती है ऑक्सीजन को, और वहाँ पे पकड़ लेता है हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड में बैठा हुआ है। ठीक, ब्लड उसको लेकर जाएगा बॉडी के हर एक सेल के पास, हर एक सेल के पास ऑक्सीजन पहुँचा देगा। क्लियर। और वापस आते समय उसके साथ लेकर आएगा CO2 वापस डिफ्यूज इन कर देगा एल्यूलाई के अंदर। एल्यूलाई बाकी सारी गैसेस जिसमें से ऑक्सीजन तो निकाल दिया था, बाकी तो गंदगी गैस बची है ना, ठीक है, और बाकी CO2 को पकड़ के सीधा उसी रास्ते से बाहर भी आ जाती है। खत्म प्रोसेस। ये था प्रोसेस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आराम से सोचो। क्लियर। तो इस तरीके से गैस एक्सचेंज चलता है ह्यूमंस के अंदर। पक्का क्लियर हुआ। ह्यूमंस के अंदर गैस एक्सचेंज ये प्रोसेस से चलता है और ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। यहाँ तक दिक्कत है तो सोच लो, ठीक है। बाकी हर क्लास अपलोड हो ही रही है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे हम लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिया करेंगे या फिर कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट का फ़ायदा यही है कि हम साथ साथ रेगुलर अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, एडिट करो, लिंक लगाओ, ये करो, किसी में डाल पा रहे हैं, वीडियो में बोल दिया डाला ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा है। तो हमने चैप्टर पहले कर लिया है, जो पहले चैप्टर 1 कर लिया था और भी कर लिया, ठीक है। तो अब इस चैप्टर के भी ऐसा करेंगे कि लास्ट में हम सारे क्वेश्चंस MCQs वहीं पे मिलेंगे तुम्हें। इस पूरे चैप्टर के कंबाइंड MCQs वहाँ पे जाके मिलेंगे। तो MCQs ट्राई करो, क्वेश्चंस ट्राई करो, बाकी करते रहो। हम कर ही रहे हैं, ठीक है, ये ख़त्म कर रहे हैं। लास्ट में किसी ने बोला था कि मैथ्स की क्लास, मतलब किसी वीडियोज़ में मैथ्स की भी क्लास स्टार्ट करवा दो, तो वो भी करेंगे, है ना। तो पहले कुछ यहाँ पर ख़त्म हो जाए साइंस का, फिर उसके बाद देखेंगे बाकी भी। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। मैथ्स ही नहीं और भी करेंगे यार, है ना, ऐसी क्या बात है, ठीक है यहाँ तक। तो ये बस अब तुम्हें करना क्या है, तो मैंने जो समझाया उसको क्विक रिवाइज करना है, ठीक है, अच्छे से समझना है, ठीक है। जिसके पास नोट्स है नोट से पढ़ो, वरना बुक ऑर्डर कर सकते हो तुम। बुक से डिटेल सब कुछ, बेसिक पैराग्राफ फॉर्म में, बुलेट पॉइंट फॉर्म में सब कुछ दे रखा है, एक्सप्लेन, बिल्कुल लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रखा है, जैसा तुम पेपर में जाके छाप सकते हो पूरा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप अपने आप बना के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद NCERT के क्वेश्चन, NCERT को रीड करके NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करो अभी के लिए, ठीक है। तो बाकी फिर हमारी बुक के एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो है ही, तो बैक टू बेसिक्स के, तो भर के उसके अंदर क्वेश्चन दे रखे, भर के सॉल्व भी करो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट में डाल देना। बाकी हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है यार कि अगली जो क्लास है दैट इज़ ह्यूमन हार्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वहाँ से क्वेश्चन पिछले 4 सालों से आ रहे हैं लगातार, और एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन अब बाकी पॉइंट से भी आएंगे। तो हार्ट वैसे भी इंपॉर्टेंट लंबा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वो सही से ख़त्म करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं, बताओ अपने दोस्तों को, ख़त्म करो चैप्टर्स, उनके भी ख़त्म करवाओ। बाय बाय।